पिक्चर क्वालिटी और वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? यस या नो कंफर्म कीजिए। बोलिए, बोल सकते हैं। यहाँ बोलने का भी ऑप्शन है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन स्टार्ट करें? चलिए बताइए, मार्क्स में किसको कितने दिक्कत हुए? देखिए, मैं आप लोगों को टेस्ट इसलिए ही व्हाट्सएप पे दे दी थी, अगर मान लीजिए थोड़ा है, मैं तो ऐप में सही डालती हूँ, बट ये ऐप अब जैसे लेता नहीं है वो बात अलग है। पीडीएफ अगर मान लीजिए ऐसे ज़ूम कर कर भी आप लोग पढ़ सकते थे, इस तरीके से ज़ूम कर कर भी। मान लीजिए आपसे नहीं हो रहा था, तो उसका एक उपाय और भी मैंने ऑप्शन दिया था। 100 मिनट, 110 मिनट ही आप लगाते और क्या करते, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते सामने में और वहां पे आंसर टिक करते जाते ऑप्शन लिख कर। ये भी काम आप कर सकते थे। क्या ये काम थोड़ा बोल दीजिए लोगों को कि व्हाट्सएप में क्लास हो रहा है कि आ जाए, उन्हीं लोगों के लिए क्लास है, वरना मैं फ्री ना कर दूं। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो। पिक नहीं आ रहा है मैम, पिक तो आ रहा है। चलिए तो बताइए, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ये जो पागल पंथ जी हैं, इसकी स्थापना किसने की थी बताइए। अब बताइए, ये हाई लेवल है, थोड़े थोड़े आप लोगों के लिए हाई लेवल रहेंगे, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग माइक ऑन कर कर बोल सकते हो। वन का आंसर देखते हैं तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। किसने की थी तो? करम शाह ने की। आप पागल पंथ के बारे में जानते हैं? बताइए किसी को कोई परेशानी है? चलिए, पागल पंथ है क्या? ब्लैंक शो कर रहा है, कहाँ ब्लैंक शो कर रहा है? और लोगों को भी ब्लैंक शो कर रहा है? क्या बाकी लोगों को भी ब्लैंक शो कर रहा है? नो नो। मतलब क्या है, देखिए नेटवर्क इशू होगा, आप क्या कीजिए ना, एक बार फिर से बंद कीजिए और फिर से खोल लीजिए, ज्वाइन लाइव हो जाइए। और बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि टेस्ट कैसे देना, वो लोग क्लास खोलकर बैठ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे में तो टेस्ट ही नहीं आता है। तो थोड़ा आप लोगों का काम है कि उन लोग को गाइड कर दीजिए। पागलपंथ पहले ये था क्या वो जान लीजिए। पागलपंथ क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। और यहाँ पे इस जब ये पागलपंथ की स्थापना हुई थी, करम शाह ने की थी, उस वक्त उसका प्रभाव कब था? उत्तर बंगाल में अधिक था। और ये कब से कब तक था? तो 1825 ईस्वी में ये था। से कब तक था? तो 1825 ईस्वी में था। और 1833 ईस्वी तक इसे क्या हो गया था? कुचल दिया गया था। तो आपसे दूसरे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि पागलपंथी विद्रोह को कब कुचला गया था? तो कब कुचला गया था? तो 1833 ईस्वी में ये कुचला गया था। और उस वक्त कौन सा संप्रदाय तो था जो आया था? तो ये हुआ क्या था कि 18वीं शताब्दी में हुआ था। उस वक्त संप्रदाय था ब्राउल संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? तो ब्राउल संप्रदाय था। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फराजी कौन थे? चलिए 2 के आंसर देखते हैं। तो आप लोग की जीके तो काफी अच्छी दिख रही है। तो फराजी कौन थे? तो फराजी थे हाजी हाजी शरीतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या थे? अनुयायी थे। अच्छा बताइए, फराजी आंदोलन, बात करते हैं फराजी के बारे में। तो फराजी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? एनीवन आइडिया? किसी के पास कोई आइडिया है? फराजी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। और इसी आंदोलन में, इसी के दौरान ये फराजी जो थे, यानी कि हाजी सुल्तान, इन्होंने ही इस आंदोलन का
उद्घाटन किया था, चाहे जो समझिए। और यह विद्रोह कब से कब चला था? फराजी शब्द का उत्पत्ति किस चीज से हुआ है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए, अनुमान लगाइए। फराजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई होगी? तो फराजी शब्द की उत्पत्ति फर्ज शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? तो फर्ज शब्द से। और इसके अलावा इसमें कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? 3 का आंसर देखते हैं। बताइए और किसी का भी आंसर। आप लोग के आंसर सारे गलत हो रहे हैं। पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक में? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। और पश्चिमी घाट में रहने वाली ये जो जनजाति थी, जिसका नाम क्या था? रामोसी जनजाति था। और यह 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में किया गया था? कभी ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये सुन लीजिए। सरदार चतर सिंह। नाम चितर सिंह, सॉरी, चितर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं, लेकिन काफी अच्छे हैं। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वगेरा विद्रोह बड़ोदरा में हुआ था। कहाँ गया था? वघेरा बड़ोदरा। वघेरा बड़ोदरा, ये ट्रिक से याद भी हो जाएगा। वघेरा कहाँ पे हुआ था? तो वडोदरा में हुआ था ये युद्ध। इसमें क्या हुआ था कि बड़ौदा के गायकवाड़ जिले में, कभी कभी आपसे होता है ना कि ये बेवकूफ वाला जो क्वेश्चन पूछता है कि बड़ौदा के किस जिले में हुआ था, तो बड़ौदा के किस जिले में? तो गायकवाड़ जिले में हुआ था। चलिए, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किए गए थे? आप लोगों को जो बोलना है कमेंट में बोलिए, इस तरीके से चैटिंग मत कीजिए। 5 का देखते हैं आंसर। तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक तो बहुत कम लोगों का जवाब सही आया है। आया ही नहीं है। आया है 1-2 का। तो ए आंसर होगा। 1835 में, 1867 ईस्वी में, 1878 यानी 1817 एंड 1908 में हुआ था। ठीक है ना? भारतीय, अच्छा ये बताइए कि भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम कब हुआ था? बताइए तो। देखिए, यहाँ पे प्रेस अधिनियम पूछेगा तो 1878 ईस्वी में हुआ था। समाचार पत्र अधिनियम पूछेगा तो 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना? और भारतीय एक आता है प्रेस अधिनियम का हुआ था स्थापना, तो 1910 ईस्वी में हुआ था। फिर बताते हैं कि भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम, क्योंकि इमरजेंसी भी, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? और मेटकाफ अधिनियम अगर आपसे पूछता है, मेटकाफ, तो 1835 ईस्वी में हुआ था। आपको इसकी रिकॉर्डिंग क्लास, अभी मान लीजिए कि आपकी नहीं क्लियर होगी, तो रिकॉर्डिंग क्लास एक बार सुन सकते हैं आप, जो लगभग आधे घंटे बाद अपलोड हो जाती है। और लाइसेंसिंग अधिनियम अगर आपसे कोई पूछा जाएगा, तो ये 1867 में हुआ था। क्लियर हुए ये क्वेश्चंस? आगे बढ़े या इसमें और कोई डाउट है? चलिए, तो हम आपसे कुछ पूछ लेते हैं। फराजी आंदोलन कब हुआ था? बताइए तो। अभी बताई हूँ ना, फराजी आंदोलन कब हुआ था? ताकि आपको याद रहे, बस रिवीजन करवाते चल रही हूँ। बताइए, फराजी आंदोलन कब हुआ था? फटाफट बताइए तो आप लोग। अब जो लोग क्लास नहीं करेंगे ना, उनको मैं रिमूव कर दूंगी यहाँ से भी। बस खाली नाम के लिए जुड़ते हैं। 1818 में। कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। वेरी गुड। याद होते जा रहा है ना? देखिए, याद करते जाइए। जीके ऐसा पढ़िए कि याद हो जाए, ताकि आपका यही नहीं, आपका टारगेट थोड़ा बड़ा रखिए। बीपीएससी है, बीपीएससी सीडीपीओ है, बहुत सारा चीज है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है ना? तो इसमें कौन सी, बताइए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी। 16 का 6 का बताइए आंसर। 6 का आंसर होगा डी। बिल्कुल सही जवाब। सारी रणनीतियों पर किया गया था, आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, आंदोलन में सभी लोगों की क्या थी, पार्टिसिपेशन पर किया गया था। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में यही पे
हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चंस अच्छे हैं ना? या इससे और हाई लेवल आया जाए? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? बहुत कठिन है। पंकज जी कह रहे हैं बहुत कठिन है। अच्छा है ना, इसीलिए तो हाई लेवल लिखी हूँ। इसका मैं आपको 20 क्वेश्चन एनालिसिस के साथ करवा देती हूँ, ठीक है ना? और 20 क्वेश्चन जो मैं लास्ट में बचेंगे उसको टेस्ट में लगा दूंगी। आप लोग टेस्ट दे दोगे ना? यस या नो बता दो। या 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगा दो? 7 का आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अच्छा, ये पुस्तक जो लिखी गई थी, ये कब लिखी गई थी? कोई बता सकता है? एनीवन? 40 क्वेश्चन का तो ठीक है, 20 उसमें रहेगा, ये 20 में आपको बस देना है, ठीक है? और मैं टेस्ट सबमिट जरूर करना। इसका पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगी। बताइए। 18 9 सोचिए आप लोग की पढ़ाई अभी तक कहाँ पहुंची है। आप लोग सोच रहे होंगे हम बहुत पढ़ लिए, इसलिए ना हार्ड क्वेश्चन लाई हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहले रिक्त स्थान आप लोग पढ़ लीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई। इसका थीम क्या था, यानी कि सब्जेक्ट क्या था? ठीक है, टोटल का एनालिसिस कर देंगे नेक्स्ट में। ठीक है, पहले ये देख लीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, दिखेगा ही नहीं। पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन पढ़िए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई। इसका थीम क्या था? ठीक है ना? तो थीम के लिए थीम क्या था बताइए। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय सुशासन। मोतीलाल नेहरू में भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अभी भी नहीं दिख रहा है? बताइए। यूट्यूब से तो काफी अच्छी क्वालिटी इस पर दिखती है। नहीं दिखती है, यूट्यूब से क्वालिटी है, मुझे नहीं दिखता। 8 का आंसर देखिए, 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कैथरीन मेयो, एल्ड्रस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। वे महात्मा गांधी जी के फ्रेंड थे। टेस्ट में पता नहीं, यही पीडीएफ तो मैं टेस्ट में भी लगाती हूँ, वो दिखता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, मैं पीडीएफ व्हाट्सएप पे देती हूँ ना, आप क्या करो ना, व्हाट्सएप पे सॉल्व कर लिया करो और वहां जाके बस ऑप्शन टिक कर दो, सबमिट कर दो। अच्छा है ना, कॉपी पेन इस तरीके से सबका, सारे लोगों का गैलरी भर रहा था, बस सारे के मार्क्स से, उनसे तो झंझट मुक्ति मिला ना। 9 का आंसर देखते हैं कि क्या था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य शासन के दौरान ही भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। कौन लिखे थे? तो कैथरीन मेयो। आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या हो सकता है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य यानी कैथरीन मेयो ने किस पर टिप्पणियां लिखी थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत पर जो क्या हुआ था, भारत के हालात पर जो टिप्पणियां थी, बहुत ज्यादा हालत खराब थे। और ये लिखी कब गई थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो 1927 में ये लिखी गई थी पुस्तक। ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और इन्होंने एक और, मैं आपको बता देती हूँ कि एक और पुस्तक भी लिखे गए थे। यहाँ पे आप दूसरा नाम देख रहे होंगे। इन्होंने लिखी थी, जैसे कैथरीन मेयो ने, सारे लोग लिखे थे लेकिन इनकी कुछ अलग। कैथरीन मेयो का तो यही हो गया। फिर एडल्स हैक्सले है। एडल्स हैक्सले ने भारत के जाति व्यवस्था और धार्मिक विश्वास पर लिखा था। किस पे लिखा था? तो भारत के जाति व्यवस्था और धार्मिक विश्वास। फिर है यहाँ पे चार्ल्स एंड्रज है। चार्ल्स चार्ल्स एंड्रज ने शैक्षणिक व्यवस्था पर लिखा था। तभी तो सारे, देखिए, कपड़ा रोटी मकान किसे नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से यहीं पे सारे मिलाकर इन लोगों के बीच एक आम रिश्ता बनाया गया। शैक्षणिक विकास पर लिखा गया था। ठीक है ना? अब दूसरे हैं विलियम डिग्बी। तो विलियम डिग्बी जो है सो किस पर लिखे थे? तो अकाल पर लिखे थे। चलिए हम आपसे अब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? कैथरीन मेयो का तो पता चल गया। कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक में क्या थी? मदर इंडिया। मदर इंडिया। मदर इंडिया आप लोग पढ़े होंगे। तो ये किसने लिखी थी? तो 1927 में कैथरीन मेयो ने लिखी थी। अब मुझे बताइए, जिसमें धार्मिक छूट के बारे में भी बताया गया था, एडल्स हक्सले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए।
एडल्ट है। बता सकते हैं एडल्ट ने कौन सी? तो भारत की जाति व्यवस्था पर पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जीके का क्लास सोच रहे हैं हर दिन रखो, एक दिन हाई लेवल, एक दिन क्या करेंगे, एक दिन आसान वाले, ताकि क्या होंगे, अगर आपको देखिए वहां पे बच्चों को छांटना है, छांटने की वजह से आपकी हर प्रकार की एग्जाम की तैयारी, बहुत लोग इसमें होंगे कि सीडीपीओ भी डाले होंगे, बीपीएससी का भी उनका सपना होगा बहुत लोगों का, यहाँ पे बहुत लोग का बीपीएससी, यहाँ पे बीएड ही है, तो उसमें बहुत सारे टाइप होंगे ना, तो इसमें इसलिए तो एनालिसिस करती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे छूटे नहीं, इसलिए ये मत सोचिए कि इस लेवल का है तो नहीं पढ़ेंगे, जीके सारे एक ही होते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बताइए, क्या ये बीएड के क्वेश्चन नहीं है? पूछ नहीं सकता है? तो बिस्मिल ने लिखा। किसने लिखा था तो? बिस्मिल ने लिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने 1921 में ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता मांग को उठाया था? जिनके भी माइक खुले हैं कृपया कर अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। 11 का आंसर डी होगा, क्या होगा? डी बिल्कुल सही रहा। मौलाना हसरत मोहाली ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता मांग को उठाया था। किसने उठाया था तो? मौलाना हसरत मोहाली ने। और इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा क्या किया था? बुलंद किया था। तो आपसे बुलंद के लिए पूछा, अच्छा बताइए तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया था? और एक बताइए, करो या मरो, किसने कहा था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। करो या मरो, बताइए। महात्मा गांधी, बहुत सही जवाब है। चलिए बताइए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, उसे करीबी वर्ष को बताना है। अब अभी किसी का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता, क्लास के बीच में आप लोग ज्वाइनिंग भेज रहे हैं, बताओ, इतने दिन से सोते रहते। 1925 में, बस 1925 में। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए यहाँ पे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया? उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अरे तो आसपास का डेट बताना है ना, आसपास का डेट बताना है। देखिए क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे ऊपर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ऊपर में ये देखिए, तो बता तो रही हूँ 1925 के आसपास का डेट बताना है, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िए, यही होता है कंफ्यूजन। क्या करा है, कम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए, अब समझ में आया? चलिए बताइए, 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर मैं आपको आपको दे ही देती हूँ। 13 का आंसर 1930 के दशक में है, जो यहाँ पे लिख रहे थे उनके सही है। चलिए, ये थोड़ा हल्का दिख रहा है, ब्लर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। बताइए तो, क्या है, कौन सी ईस्वी में? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए तो, 1885 में कुछ और भी हुआ था, बता सकते हैं? 1885 में कितनी बार यूट्यूब पे कराई हूँ, कुछ और भी हुआ था, बताइए तो। कांग्रेस की स्थापना, वेरी गुड। चलिए 14 के बारे में क्या डिस्कस करें, तो आप लोग को पता ही है। अच्छा बताइए तो, एक और जब डेट की बात आई है तो 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना, वेरी गुड। आप मुझे बता सकते हैं कि 1900 से लेकर, मैं याद करवाई हूँ ना, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, 1970 तक, खैर ये मैं लास्ट में पूछूंगी किसी से भी,
तो आप लोग मुझे ये बताना कि क्या-क्या हुआ था इनके बीच में? क्योंकि मैं कितनी बार आप लोग को याद करवा चुकी हूँ। हिस्ट्री तो आप लोगों को एकदम घोर करती जाना चाहिए। कहाँ गया दूसरा वाला? चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? बताइए। पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा, चौथा। 15 का आंसर बताइए। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये भी बता दीजिएगा तो। भाई जो भी बोल रही हैं मेरी आपकी वॉइस मेरे तक पहुँच नहीं पा रही है, बस थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो 32 में तीसरा भी हो गया, है ना? अच्छा, दूसरा मैंने पहला पूछा आपसे। 17 नवंबर चलिए बहुत बढ़िया। 17 नवंबर 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? तीसरा। यह नाम मात्र का गोलमेज सम्मेलन था। क्यों? क्योंकि बता देती हूँ इसमें क्या हुआ था, क्योंकि कांग्रेस और ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी थी, इसमें भाग लेने के लिए मना कर देते। इस सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम का आधार बना। वही भारतीय शासन अधिनियम आधार आप लोग पढ़ते हैं, जो कि 1935 में ये लागू हुआ था और श्वेत पत्र अधिनियम भी था। ये बस नाम मात्र था, इसीलिए इसका कोई ज़्यादा जो ज़िक्र नहीं होता है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वो प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एनीवन आंसर? भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही जवाब है आलम। देखिए, आप लोग का नाम अगर शॉर्टकट हो जाता होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या थे? अच्छा, ये बताइए गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? और अफ्रीका से वापस कब आए थे? अच्छा, 1915 में गए थे। बहुत बढ़िया। एनीवन? मतलब बढ़िया बोल दिए तो बढ़िया है ही उसका, है ना? 1913 में क्या हुआ था तो? आप लोगों का ना बहुत कन्फ्यूजन है। गांधी युग क्या एक वीडियो होगा, जाकर एक बार फिर से देखिए, हर बार हम ही नहीं बताएँगे। जाकर देखिए, गांधी युग का पीडीएफ भी आप लोगों को दिया गया होगा। देखिए, वो धर्म के प्रतीक थे। गांधी जी क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे बताइए? स्वामी विद्यानंद, सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें से लौह पुरुष किसको कहा गया है वो भी बताइएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बहुत सही जवाब है। स्वामी सहजानंद किसान के नेता थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद। और अच्छा ये बताइए तो कब कब नेतृत्व मेरी आवाज और किसी को भी नहीं आ रही है बताइए तो? आ रही है। सब सारे एक बार देखिए ना आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा कुछ। क्योंकि सारे लोगों को तो आ रही है, सारे लोगों को नहीं आती तो मान सकते थे। चलिए यहाँ पे देखिए 1929 में ये क्या हुआ था? किसान सभा जो भी किसान सभा की स्थापना हुई थी। 1919 से 20 के दौरान यही जो किसान आंदोलन का आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किसान आंदोलन का विकास कब हुआ था? तो 1919 से 1920 के दौरान किसान आंदोलन का क्या था? विकास है। लेकिन किसान सभा का स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1929 में मारिएगा, ठीक है? और सहजानंद सरस्वती के ही स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के ही के उन्हीं के निरीक्षण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था? नवनीत जी, आपकी वॉइस तो बिल्कुल कभी आई ही नहीं। 18 नंबर का आंसर देंगे, सारे लोगों से मैं बात करूंगी, पहले आप लोग कर तो लीजिए, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हेलो मैं 18 का आंसर देखें? लॉक कर दिया जाए आप लोग का आंसर? कोई कंफ्यूजन? बड़ा आप लोग श्योर हो? आज देखती हूँ किसके कितने मार्क्स आते हैं, झूठ मत बोलना। छपरा में हुआ था। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन
1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो वो छपरा में सक्रिय थे, जो कि बिहार के ही प्रांत में पड़ता है। हिंदी यात्रा का साहित्य का पिता किसे कहा जाता है, बता सकते हैं? हिंदी यात्रा का साहित्य का पिता तो यही थे, राहुल सांकृत्याल। इनके नाम बड़ा अजीब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई कथन पढ़ लीजिए आप लोग। 1957 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं के साथ उनके साथी जमींदारों ने आदमी, पैसे, अंग्रेजों की मदद की। मुझे तो नहीं लग रहा। 1857 ईस्वी में दरभंगा, डुमराव व हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों, आदमियों और अंग्रेजों की मदद की, लेकिन पैसे से नहीं की। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी में डुमराव और हटवा दिया महाराज, उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, लेकिन आदमियों से नहीं। खैर इसका हम आंसर देखते हैं, इतना पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। बहुत लोगों ने यहाँ पे आंसर दे ही दिया, तो आंसर ए ही सही है। पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। चलिए 20 बताइए। किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? चलिए आंसर बताइए। पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस। और यह थे कौन पता है? पीर मोहम्मद मुनीस। तो ये बेतिया में एक प्रशिक्षण, गुरु प्रशिक्षण स्कूल के अध्यापक थे। इन्हीं की एक हिंदी पत्र हुई थी, बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि प्रताप, इन्होंने ही इस पत्र में महात्मा गांधी जी के आने से पहले जनवरी 1916 में दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे दुर्दशा पर, यानी कि किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। चलिए तो अब बाकी सारे क्वेश्चंस किसे करने हैं? बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी लोग हैं यहाँ पे उन्हें करने हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर मान लीजिए कि अभी तो जैसे कि 20,000 तक का ही डाटा है, सोचिए इतने सारे सीट हैं, 20,000 तक का ही फॉर्म भरने का डाटा अभी तक आया है। तो 20,000 में से भी ना आपका कंपटीशन, मान लीजिए कि 1000 गवर्नमेंट कॉलेज भी, वैसे 1000 है नहीं, 700 से 800 है, तो वहां भी है। आप अमीर रहो या गरीब रहो, ये मत सोचो कि मुझे पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका हो जाता है, वहां से बीएड कर लोगे ना, तो जब जिस दिन इंटरव्यू में जाओगे ना, उस दिन आपका कुछ और लेवल होगा। या मान लीजिए आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है, तो भी आपका एक लेवल अलग होगा। साथ साथ बताते हैं पटना, ये बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इतने अच्छे हैं कि आपको प्लेसमेंट भी दे दिया जाता है। तो पढ़ाई कीजिए, और प्राइवेट कॉलेज है, पैसे तो लगते भी है, बढ़ना उसका कोई ठीक भी नहीं होता है। देख लीजिए, आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज तक भी अपना टारगेट रखिए एटलीस्ट। तो आपको टेस्ट वाली कल फीलिंग आई थी या नहीं? वैसे ही फीलिंग लाइए, जैसे कल आप लोगों को, मैंने बहुत लोगों का देखा था 120 क्वेश्चन सेट नहीं हो पाए थे, तो 114 था। आप क्या करते ना, मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया था, तो आप 100 मिनट टाइम लगाकर मार लीजिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो, हाँ क्लियर नहीं, पता नहीं, मुझे भी नहीं देखा था, मैं भी खोली थी। उसके लिए नो इशू, व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन दी थी पीडीएफ का, आप क्या कीजिए ना, पहले उसे सॉल्व कर दीजिए, वहां पे जाइए ऑप्शन टिक कर दीजिए, सबसे अच्छा बात। लेकिन उस टाइम लिमिट के अंदर में ही कीजिएगा। अब आपको मिलेगा कल मॉक टेस्ट, ठीक है? एक दिन के लिए मैं आप लोगों से छुट्टी है, यानी कि आप लोगों को छुट्टी दे देती हूँ, चलेगा ना? किस दिन छुट्टी दे दूं, संडे को दे दूं? संडे को बस टेस्ट रहेगा, एक टेस्ट कल लेते हो, एक टेस्ट संडे को, चलेगा ना? कोई क्लास नहीं होगी संडे को। यस मैम। और कोई दिक्कत आ रहा है कि टेस्ट में? कल टेस्ट लगेगा, अब आज नहीं, कल। आप लोग के मार्क्स शो करूं, ऐसे घटिया मार्क्स लाए हो, शो कर दूं यूट्यूब पे? एक पंकज जी है जिनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, बाकी लोग तो सनसाइन थी, कहाँ गई इस टेस्ट के नाम पर, तो गायब ही है इतने इतने। यही तो दिख रहा था ना कि 100+ मार्क्स आ रहे थे, कहाँ गया सारा मार्क्स आप लोगों का? बताइए, कहाँ गया? पढ़ना छोड़ दिए हो आप लोग? मैंने क्या कहा था? रहने दीजिए ना। आप लोगों की देखिए, पढ़ाई आप कीजिए,
वगैरह कीजिए, जिन लोगों के यहाँ पे शुभम भी थे, उन लोगों का भी मार्क्स इन लोगों के काफ़ी अच्छे-अच्छे आते थे, ये सारे गायब हैं। तो यहीं पे तो अपना यहीं पे तो दिखाइए ना, बहुत अच्छी बात है ये चीज़ें। यहाँ पे टेस्ट लेकर एक काम मैंने अच्छा किया है कि आंसर शीट आपको बाद में मिलती है। नहीं तो वहाँ पे क्या होता था ना एक्चुअल मुझे बच्चों का लेवल पता नहीं चल रहा था कि कौन बच्चे कितने पढ़ने में तेज़ हैं। और यहाँ पे है तो दीजिए ना, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे टेस्ट अच्छा है या व्हाट्सएप पे ही आप लोग को अच्छा लगता है? जो लोग नहीं पढ़ने वाले वो अभी भी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे ही अच्छा है। व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी टेंशन नहीं। हुँ। क्वेश्चन देखिए क्लियर करने के लिए वैसे तो मैं यहाँ पे देखिए अभी पीडीएफ में क्वेश्चन यही पीडीएफ मैं वहाँ भी डालूँगी, नहीं आ पा रहा है ऐप में। तो इसमें अब ऐप वालों की ज़िम्मेवारी है मेरी नहीं। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख कर लीजिए और यहाँ पे टिक कर दीजिए, चलेगा? इतना तो कर सकते हैं ना? क्वेश्चन टाइम आपका देखिए क्वेश्चन टाइम आपका रहता है 114 मिनट मैं दी हूँ, तो आप क्या कीजिए ना अपने आप को हाई बनाइए ना 100 मिनट में सॉल्व करने का ताकत रखिए, क्योंकि फिर वहाँ पे तो आपको ओएमआर शीट भी तो रंगने होंगे ना, वो चीज़ें तो आपको यहाँ पे बच रही है ना, ये तो सोचिए। और किसी को कोई दिक्कत आई है तो बताइए, दिक्कत को सुधार किया जाएगा क्योंकि ये नया है मेरे लिए भी। बताइए और किसी को कोई दिक्कत? बोलिए आप लोग माइक ऑन करके बोलिए। 8 से 10 क्लासेज। अच्छा टेस्ट वाला। अरे लड़कियों को खाना भी बनाना रहता है ना 9 से 11 सही है उन लोगों का। नहीं तो दिन में टेस्ट संडे को टेस्ट चलिए क्लास से सही है ना? चलिए बाकी सारे देखिए मिनी मॉक जितने भी हैं ना मिनी मॉक उसमें आपको 5 आवर का टाइम मिलता है, उस टाइम में अपना कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मॉक के लिए आपको एक्चुअल एग्ज़ाम वाली फीलिंग लानी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी से भी प्रैक्टिस रहेगा ना तो जाकर अच्छा रहेगा। बाकी क्लासेस देखिए मेरी क्लासेस कभी भी होंगी ना तो 11 टू 1 बजे तक, उसके बाद मेरी कोई क्लासेस नहीं होंगी। अगर होगी होती भी है तो यूट्यूब पर मैं वीडियो बस अपलोड करती हूँ, कोई क्लासेस नहीं होती है लाइव। लाइव बस इसी टाइम में मैं आ सकती हूँ, उसके अलावा कभी नहीं आ सकती। तो चलिए अब इसी के साथ क्लासेस को यहीं पे यूट्यूब पे आज क्लासेस 12 बजे है, लगा तो चुकी हूँ शेड्यूल। रीजनिंग की क्लास होगी वहाँ पे। और देखिए पीडीएफ जो मैं पेड देती हूँ तो कृपया कर शेयर नहीं कीजिए। तो चलिए अब इस क्लासेस को यहीं पे स्टॉप किया जाए। आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।